सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं पवन कुमार, प्रदेश महासचिव NIOS DLED TT महासंघ उत्तराखंड। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शिक्षा निदेशालय नानूरखेड़ा में हूं। ये आप देख लीजिएगा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड नानूरखेड़ा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड। निदेशालय में हम लगभग 4 मई से कंटिन्यू धरनारत हैं। आपको मैं बता दूं कि NIOS DLED हमारा बैनर लगा हुआ है। आपको मैं पास से भी इसको दिखाऊंगा। ये अभी इधर नई बिल्डिंग बनी है नानूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय की। पहले उधर पुरानी वाली थी और ये अभी नई बिल्डिंग है। यहीं पर हम धरनारत हैं अपनी मांग को लेके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालय नैनीताल हाई कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित किया गया था NIOS DLED के पक्ष में, और कोर्ट ने कहा था कि आप जो है NIOS DLED शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में सम्मिलित किए, लेकिन अभी तक कोर्ट ने इस तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपको मैं बता दूं, हमारे साथ के कुछ शिक्षक वहाँ पे बैठे हुए हैं नानूरखेड़ा में, और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक उत्तराखंड सरकार हम लोगों को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं कर देती है, क्योंकि कोर्ट ने हमें न्याय दिया है और अभी भी हमारे बारे में जो है सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। उत्तराखंड NIOS DLED TET शिक्षित NIOS शिक्षक महासंघ, तो ये हमारे NIOS DLED के शिक्षक हैं। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग 8 जनवरी को आचार संहिता लग चुकी थी, तब तक हमने आंदोलन किया और 15 जनवरी तक हम देहरादून में रहे। सचिवालय में भी हमारा कुछ काम था। इतना आंदोलन करने के बावजूद भी लगभग 1.5-2 साल हमको जो है कोर्ट में हो चुके हैं, और कोर्ट ने हमको अंतरिम आदेश देते हुए कोर्ट से हम डबल बेंच से जीते हैं। लेकिन सरकार अभी भी जो है इतना कतरा रही है काउंसलिंग में लेने के लिए कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि अगर आप हमारे अधिकारों का हनन करोगे, हम किसी भी संगठन का बुरा नहीं चाहते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, तुम चाहे किसी को लो ना लो हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद पवन कुमार लगभग 8 महीने मेरे को विद्यालय छोड़कर भी हो चुके हैं। इस DLED के कारण उत्तराखंड की जो सरकार है, अगर 15 जनवरी 2021 का जो जियो जारी हुआ था डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा, उसे अगर 10 फरवरी 2021 को निरस्त नहीं किया जाता सरकार के माध्यम से, तो शायद हम कोर्ट में भी नहीं जाते। हमारे सभी तथ्य सही हैं। जो हमारी सेवा नियमावली है उसमें भी हम फिट बैठते हैं। उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जो डाइट होता है उससे DLED होना चाहिए द्विवर्षीय, अथवा NCT से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से DLED होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेवा नियमावली में भी हम लोग फिट बैठते हैं, और जब तक सरकार हमें काउंसलिंग में नहीं लेती है, शिक्षा विभाग हमारी बात को स्वीकार नहीं करती है, हम आंदोलनरत रहेंगे यहीं नानूरखेड़ा में, चाहे हमें यहीं पे घर बसाना पड़े अब, क्योंकि हम लोग मजबूर हो चुके हैं। मेरी सरकार से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों को काउंसलिंग में लें। और हमारे बीच से कुछ अध्यापक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा। ये हमारे कपिल जी हैं, अध्यक्ष महोदय। कपिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग या हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपकी क्या राय है आगे, आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे सरकार के रवैये को देखते हुए? पहली बात तो डिसीजन जो है वो संयुक्त रूप से लिया जाएगा, जिसमें जितने भी हमारे NIOS DLED के टीचर हैं सभी को सम्मिलित किया जाएगा। एक बैठक रखी जाएगी जिसमें चर्चा की जाएगी कि अब यहाँ से हमें क्या कदम लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो काफ़ी मतलब जो हैं काफ़ी अच्छे डिसीजन लेने में माहिर भी हैं और काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते भी हैं, और सभी को लेकर हम साथ चलना चाहते हैं जैसे हम अभी तक चले। तो अब यहाँ से क्या रूपरेखा हो सकती है वो ये है कि अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक जो है सरकार की तरफ से जो है मॉडिफिकेशन लगाई जाएगी, और हमें ये जानने की थोड़ी सी आवश्यकता भी है कि वो मॉडिफिकेशन में ऐसे कौन से पॉइंट्स जो है सरकार की तरफ से डाले गए हैं। अगर हमें लगता है कि वो सकारात्मक पॉइंट्स है, या फिर हमें सम्मिलित करते हुए जो है वो बाकी की विज्ञप्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर
तो हम जो है कोई ख़ास जो है इसमें इतना मतलब उग्र आंदोलन या फिर मान लीजिए कुछ इस तरीके की गतिविधि नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो जो बिंदु हैं वो अगर नकारात्मक होंगे, हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, हमारे लिए अहित होंगे, तो कहीं न कहीं फिर हमें जो है उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा और कहीं न कहीं हमें हर स्तर से जो है मिलकर जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, चाहे कितना ही दर्द हमें सहना पड़े। अच्छा कपिल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पहले भी आप लोगों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग 8 जनवरी तक आंदोलनरत रहे आप लोग, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो आपको मजबूरी हो गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आप नहीं कर सकते थे आंदोलन। लेकिन 28 अप्रैल 2022 का जो अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय का जो आया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो कर रही है क्या वो ठीक कर रही है? इसमें ना 2 बिंदु पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक पहला ये है कि टेक्निकल इश्यू यहाँ पर राइज़ हो रहा है, जो शिक्षा विभाग के लिए जो है एक समस्या है। हाँ, और मैं पूछ दूसरा सकता हूँ कि वो टेक्निकल रीज़न क्या है? क्या दिक्कत आ रही है सरकार के पास? एक्चुअली जब हम अधिकारियों से मिलने गए थे और मंत्रियों से भी हमने मुलाकात की कि आखिर क्या वजह है। इंटरिम रिलीफ जो है हाई कोर्ट के द्वारा दे दी गई है 28 तारीख को कि इनको काउंसलिंग में शामिल करें, तब भी आप क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट ये बताया था कि 2020 की भर्ती में लगभग 2287 पद सृजित किए गए थे, जिसमें से 1849 जो हैं भरे जा चुके हैं। अब जो रह गए हैं वो 400-450 पद रह गए। अब उनके सामने समस्या ये आ रही कि अगर हम एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी को लेते हैं तो किस तरीके से लें, इसमें मेरिट किस आधार पे बनेगी, कैसे सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं 1849 पदों में करीब 1100 पद कैसे हैं जो डीएलएड वाले हैं, बाकी के जो रह गए हैं वो जो हैं वो बीएड वाले हैं। तो इनके सामने यही समस्या आ रही कि अब हम आगे से कैसे लें इन्हें, क्योंकि नियमावली कहती है कि पहली प्राथमिकता डीएलएड वालों को दी जाए, उसके बाद जो प्राथमिकता होती है मतलब उसके बाद जो उसका नंबर आता है वो बीएड वालों का आता है। हाँ, अब तो इस भर्ती में क्या है कि 600 के करीब जो है बीएड वालों को अंदर ले लिया गया है। अब वो देखा जाए नियमावली के अकॉर्डिंग तो वो उनसे पहले हमारा जो है हक बनता है प्राथमिक शिक्षा बनने का। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कि लगभग 1.5 वर्षों से कोर्ट में केस भी दायर किया हुआ है हम लोगों ने, एनआईएस डीएलएड ने, तो मेरे ये समझ नहीं आ रही कि जो 14 सितंबर का जो लेटर था उसमें ये मेंशन किया गया था कि ये भर्ती 350 के अधीन चल रही है। तो जो काउंसलिंग सरकार ने बीच में कराई थी, क्या वो आपके नज़र में ठीक है कि उन्होंने संवैधानिक कार्य किया या असंवैधानिक कार्य किया था? क्योंकि डिसीजन फाइनल अंतरिम आदेश भी नहीं आया था, तो क्या ये ठीक किया गया आपकी नज़र में? देखा जाए तो अगर आप 14 सितंबर का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसे हम जीओ कहते हैं, अगर आप उसकी बारीकी में जाएंगे, एक एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और 1 सितंबर का जो अंतरिम आदेश था जिसमें भर्ती जो है सुचारू रूप से फिर से चलने लगी थी और स्टे हट गया था, उसके अगर एक एक बिंदु को आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, तो ये पाएंगे कि एनआईएस से जो डीएलएड है वो कहीं भी बाहर नहीं है। ना वो 1 सितंबर के इंटरिम रिलीफ ऑर्डर में है जहाँ से स्टे हटा, ना वो 14 सितंबर के जो जीओ है सरकारी जीओ, वो उसमें भी वो कहीं पर मेंशन नहीं है कि एनआईएस डीएलएड जो है बाहर है या फिर इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो फिर जब ये चीज़ें कहीं मेंशन ही नहीं है तो फिर अपने आप में सरकार और शिक्षा विभाग ने अपने आप में एक बड़ी गलती करी हमें ना लेकर। आज जो सरकार ये कह रही है कि हमें टेक्निकल दिक्कत आ रही है, इसमें गलती कहीं ना कहीं सरकार की मान सकते हैं आप? पूरी तरीके से इसमें गलती सरकार की, क्योंकि कहने का ये मतलब हुआ है कि अगर सरकार उस समय काउंसलिंग ना करती, कोर्ट के अंतरिम आदेश का अगर इंतज़ार करती, तो शायद आज उनके आगे टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती और वो आसानी से काउंसलिंग करवा सकते। यही कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं इसको एक कहानी के रूप में लेके जाऊँ, मान लीजिए कि एक विवाद चल रहा है और वो विवाद का निपटारा अभी पूरा हुआ नहीं है और बाकी के 2 सदस्य जो हैं उनके साथ जो है आप आगे लेकर चल रहे हो उस चीज़ को। इसमें आप ये कह रहे हो कि इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ पक्षपात हुआ है? पक्षपात हुआ है और हमारे साथ जो है मौलिक अधिकारों का और सबसे बड़ा दुख इसका भी है कि कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बावजूद भी अभी भी सरकार मौन खड़ी है। तो अब मैंने क्या बताया आपको, 2 बिंदु बताए। पहला बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, दूसरा कहीं ना कहीं जो एक सरकार की मंशा होती है ना
कि इन्हें लेना है या नहीं लेना है, वो मुझे अभी थोड़ी धूमिल नज़र आ रही है, स्पष्ट नहीं है। तो ये थोड़ा संदेह के घेरे में है। मतलब अच्छा मैं पूरी तरीके से आरोप कपिल जी, नहीं मैं लगा आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो डीएलएड है, हाँ। मेन जो मसला है वो डीएलएड का है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी। ये मायने नहीं रखता है कि डीएलएड आपने इग्नू से किया हो या एनआईओएस से किया हो या अन्य संस्थान भी है भारत देश के अंदर, तो संस्थान मायने नहीं रखता। ये शर्त मायने रखती है कि जो संस्थान है वो एनसीटी से या एमएचआरडी से अप्रूव्ड होना चाहिए। जी। तो एनआईओएस जो है वो एनसीटी से अप्रूव्ड है। जी। तो मेरे हिसाब से जो डीएलएड एनआईओएस ने करवाया है वो 100% सही होगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं इस पर भी ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास 4 व्हीलर का एक लाइसेंस है। मेरे पास जो है एक लाइसेंस है, मान लीजिए 4 व्हीलर वाला लाइसेंस है। अब अगर मेरे पास वो लाइसेंस है तो उस लाइसेंस के बेस पे मैं सेंट्रो गाड़ी भी चला सकता हूँ, उस बेस पे मैं ऑडी भी चला सकता हूँ, उस बेस पे मैं मारुति भी चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। यानी कि हम जो डीएलएड वाले हैं, हमारे पास भी एक लाइसेंस प्रोवाइड कराया गया, वो एनसीटी के द्वारा। अब चाहे वो एनआईएस से क्या हो, चाहे वो डाइट से क्या हो, चाहे इग्नू से क्या हो, चाहे वो अदर स्टेट से करके आए हो, है तो वो सेम कोर्स। तो इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि किस संस्था से कराया, मायने ये रखता है कि वो जो कोर्स है क्या वो एनसीटी से अप्रूव्ड है, क्या उसके जो भी मानक होते हैं, जो मापदंड होते हैं, क्या वो एकदम सटीक पाए गए जो एक कोर्स के अंदर पाए जाने। तो अगर वो सही है तो ये मायने नहीं रखता कि कौन सा कोर्स है, किससे कराया, किस संस्था से। और जैसे कि आपका जो डीएलएड है एनआईओएस से, जैसे कि जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है या आपको भी पता होगा कि 3 अगस्त 2017 को संसद में भी ये पारित किया गया था पार्लियामेंट में, और 22 सितंबर 2017 को इसे मान्यता भी मिल चुकी थी। उसी के आधार पे जो है 6 जनवरी का जो लेटर निकाला गया था एनसीटी के द्वारा, उसी के फिर आधार पे 6 जनवरी 2021 को जो हमारे जो शिक्षा सचिव है डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी, उत्तराखंड के पहले रहे हैं, तो उन्होंने जियो जारी किया था। उसी जियो को फिर 10 फरवरी 2021 को निरस्त कर दिया था। तो उसी के आधार पे शायद आप लोग कोर्ट गए होंगे जी, क्योंकि आपने ये बोला होगा कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप लोगों की गलती ना मान के मैं यही कहूँगा कि शायद सरकार ने ही काउंसलिंग में जल्दीबाजी की है, क्योंकि उनको पता था कि जब 2 पक्षों की लड़ाई है और कोर्ट ने अभी तक इसका फाइनल या अंतरिम आदेश नहीं दिया है, तो उनको काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए थी। और अगर वो काउंसलिंग नहीं कराती उस समय सरकार, तो आज जो टेक्निकल प्रॉब्लम आप बता रहे हैं या फिर रिव्यू पेटिशन या जो भी कुछ कागज़ बोल रहे हैं आप, शायद ये करने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती। अब उनको उनके आगे जो भी समस्या आ रही होगी तो बात अलग है, लेकिन इसमें गलत तो शिक्षक तो नहीं है ना। हाँ, तो मैं इसमें ना एक बात जोड़ना चाहूँगा। मैंने आपको 2 बिंदु पे बात रखी थी ना, एक तो टेक्निकल पॉइंट, दूसरा था मंशा। अब जो आपने प्रश्न किया है ये मंशा का है। 14 सितंबर का जो जियो है वो कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलता कि एनआईएस डीएलएड बाहर है। तो वहाँ पर अगर मंशा साफ होती तो वहाँ पर पे हमें भी मौका मिलता। आज के दिन हम भी ज्वाइनिंग कर चुके होते, हम भी कहीं ना कहीं विद्यालय में ज्वाइनिंग करके पढ़ा रहे होते, और जो ये ऑर्डर था उस हिसाब से हम लोग अंदर थे। तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल पॉइंट वाला जो इशू है वो आता ही नहीं अगर इनकी मंशा साफ होती। नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है कपिल जी आपसे कि जो डीएलएड है वो कितने समय का है? हाँ, डीएलएड जो है वैसे 2 साल का है, क्योंकि जब 3 अगस्त 2017 को लोकसभा और राज्यसभा में जो है ये पारित हुआ, हाँ, तो वहाँ पर पे जो है साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है ये 2 वर्ष का जो है कोर्स है। और इसका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है और यह सरकारी नौकरी पाने के हकदार है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपका जो डीएलएड की जो मार्कशीट है उस पर भी कोई सत्र वही डाले हुए होंगे 2 वर्ष के, या कोई कम तो नहीं है? ना। जैसे कि कई जगह पे ये भी बोलते हैं कि 18 महीने का, इस तरीके की कुछ भ्रांतियां हैं लोगों को। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
एक्चुअली बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि जो हमारी जो मार्कशीट है, जो हमारा जो उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये कितने महीने का है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह 2 वर्ष का जो है डीएलएड कोर्स है। मतलब यानी कि वहाँ पे सन 2017 और 19 डला हुआ है, 2017 तो सीधी सी बात है, ये साफ क्लियर हो गया कि ये कोर्स 2 साल का ही है। अच्छा, जैसा सेवा नियमावली से रिलेटेड अफवाहें चल रही हैं, हालांकि आपको सरकार पे और कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए। आम आदमी सड़कों पे क्या चिल्ला रहे हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। तो सेवा नियमावली के हिसाब से आपने जो देखा या पढ़ा होगा, आप इसमें क्या सुझाव रखेंगे अपने? अच्छा, ये सिर्फ मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना सुझाव है और ये मेरी वो समझ है जो मैंने नियमावली पढ़ने के बाद पाई है। तो सेवा नियमावली 2012 उसका जो संशोधन है, आखिरी संशोधन वो था 2019, जिसमें 3-4 बिंदुओं पे बात रखी गई है। पहला बिंदु कि प्राथमिक शिक्षक कौन बनेगा, जिसके पास या तो सरकारी संस्थान से जो है डीएलएड हो, जिसे हम कहते हैं डाई डीएलएड, और उसे पूर्व में बीटीसी कहते थे, या तो उसके पास ये होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें इन्होंने लगाया अथवा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड। अब ये तो क्लियर हो गया है कि हम कौन सी वाले डीएलएड है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड। तो जाहिर सी बात है जो सेवा नियमावली है उसमें ये लिखा हुआ है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त, और एक और वर्ड लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है समकक्ष। समकक्ष को अगर हम साधारण भाषा में या सरल भाषा में देखें तो समकक्ष का मतलब होता है सरल, और या फिर समान। समान होता है वैसे, सरल इक्विवेलेंट। हाँ, समान। तो समान का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट। ठीक, तो इक्विवेलेंट कब लगता है, जैसे मान लीजिए ये कितनी उंगली है, 2, ये कितनी है, 2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, समकक्ष कहेंगे ना। तो यानी कि अगर ये डाई डीएलएड वाला कोर्स है और ये एनआईएस डीएलएड वाला कोर्स है, तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर कोई पक्षपात हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे होगा कपिल जी कि जो 16 दिसंबर 2021 एनसीटी के जो रीजनल डायरेक्टर जयेश पटेल जी थे, उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में जो बयान किए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ उसको संक्षेप में बताने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो 16 दिसंबर 2021 का जो मामला है, जिसमें जयेश पटेल जी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट में उपस्थित हुए, उसमें कुछ सवाल हाई कोर्ट की तरफ से करे गए कि क्या ये एनआईएस डीएलएड क्या एक वैलिड कोर्स है। उसका जवाब था एनसीटी के डायरेक्टर के द्वारा, जी ये बिल्कुल वैलिड कोर्स है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्या ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। तो एनसीटी के डायरेक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा, जी ये बिल्कुल पात्र हैं, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी करी कि अब जो उनका जो बयान है, जो उनका ऑर्डर है, जो भी उन्होंने वहाँ पर टिप्पणी करी, उस चीज़ को आने वाले समय में फ्यूचर में अगर इस तरीके के कोई मुद्दे उठते हैं कि ये वैलिड कोर्स है, क्या ये प्राइमरी में एलिजिबल है, इस तरीके के दोबारा प्रश्न ना उठें और इसको फाइनल मानें, क्योंकि हर एक जो है वो डायरेक्टर का भी अपने अपने काम होते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि जो 16 दिसंबर 2021 में जो एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो डीएलएड है एनआईएस के माध्यम से, ये अन्य डीएलएड के इक्विवेलेंट है और ये प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए वैलिड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं बचता कि सरकार इसको लेने से किसी भी प्रकार से कतराए। अच्छा, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, और सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं है कि वो किसी की एलिजिबिलिटी पे सवाल उठाए। जैसा कि मैंने अखबारों में देखा था, हमारे जो शिक्षा सचिव है डॉक्टर मीनाक्षी आर सुंदरम जी, उन्होंने लिखा था कि शिक्षा का मानक जो है वो एनसीटी निर्धारित करती है और प्रत्येक राज्य में जो है एनसीटी के नियम लागू होंगे और एनआईओएस डीएलएड के मामले में भी वो नियम लागू होंगे। आप इससे मतलब इस बात से कितने संतुष्ट हैं आप? क्या उन्होंने सही कहा? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं इसके लिए उन्हें बहुत तारीफ़ के काबिल भी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे सचिव की भूमिका निभाई और उन्होंने वो अपनी वही बात रखी जो एक्चुअल में है, क्योंकि एनसीटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये जो है पूरे शिक्षण संस्थान की जो है मानक को जो है तय करती है शिक्षकों की। और जैसा ये कोर्स है, ये तो ऑल ओवर इंडिया में करवाया गया था जी। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन्वॉल्व रही थी जी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार राज्य में तो एनआईएस डीएलएड के शिक्षक
सरकारी जॉब पा भी चुके हैं, जी। तो उनके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि क्या कानून एक जगह समान रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है? फिलहाल मैं कानून के उसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक की मेरी जितनी पढ़ाई है, मैंने यही देखा है कि भारत जो है एक संयुक्त देश है, और जहाँ पर पे मान लीजिए बिहार में जो कानून बना है नागरिकों के लिए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, चाहे वो उसकी नौकरी से संबंधित हो, जो कानून बिहार में लागू होंगे वही उत्तराखंड में होंगे, वही पंजाब में भी होंगे। तो जो शिक्षा से संबंधित कोई भी कानून एनसीटी ने बनाए, चाहे वो बिहार के उसमें रखे उन्होंने मामले में, तो वो जो उन्होंने अपनी बात बिहार के उसमें रखी थी NIST से संबंधित, वही चीज़ जो है उत्तराखंड में भी लागू होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक भारत एक कानून, ये हमने आज तो तक जैसा सुना कि है, कोर्ट ये का अंतरिम आदेश आया है, हाँ, आपको अभी भी कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी? डेफिनेटली कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो तुम्हारे साथ सही कर रही है या गलत अभी तक का जो व्यवहार चल रहा है भर्ती को लेकर? एक्चुअली शिक्षा विभाग के ऊपर तो मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो भी एक तरीके से उनके भी हाथ बँधे हुए हैं। कहीं न कहीं आपको पता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सब चीज़ें मिलके ही जो है पूरा देश चलाती हैं। तो कहीं न कहीं उनके भी हाथ बँधे हुए हैं, और कहीं न कहीं जो एक बोलते हैं ना पॉलिटिकल प्रेशर, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उन अधिकारियों में मतलब होता है, और कहीं न कहीं वो उसका असर उन अधिकारियों में पड़ता है। वैसे नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें अपना जो काम है ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कहीं न कहीं उनके कार्य में बाधा डालते हैं। कहीं न कहीं कहने का ये मतलब है कि जो हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश 28 तारीख अप्रैल को दिया है, उन्होंने भी प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक तथ्य को काफ़ी गहनता से देखा होगा। बिल्कुल। ऐसा ही तो कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है। जी, जी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि सरकार को कोर्ट के आदेश की मतलब उसको मानना चाहिए, बल्कि उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया समय निकल गया तो अवमानना ही हम मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनमें जो डिसीजन 28 तारीख का था उसमें साफ लिखा था कि 28 अप्रैल से लेकर 13 जून के बीच में जब तक फाइनल डिसीजन आता है इनको काउंसलिंग में सम्मिलित करें। लेकिन चलो हम मानते हैं कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सरकार शिक्षा विभाग ऐसा नहीं कर पाई है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि शिक्षा विभाग आगे इसके प्रति सकारात्मक कदम उठाए और किसी के अधिकारों का हनन ना किया जाए। इसमें एक बात और मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि हम किसी भी संगठन का ना तो आज तक हमने कभी विरोध किया है, ना अभी करेंगे, ठीक है? लेकिन अन्य संगठनों ने हमारा बहुत जम के विरोध किया है, और खुलकर सामने आए, और कई बार तो वो ज्ञापन दे के इतना ज्ञापन दे दिया हमारे खिलाफ कि क्या बताएं। लेकिन हम अभी भी जो है उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी का जो है इसमें सिलेक्शन हो, सभी लोग सम्मिलित हों, लेकिन वही लोग सम्मिलित हों जो एक्चुअली में पात्र हैं। ये नहीं कि सभी का मतलब कि जो पात्र नहीं है वो भी आ गए। जैसे आप देख रहे होंगे अभी फर्जी मामले चल रहे हैं, निकल के आ रहे हैं बहुत सारे। बिल्कुल। तो ऐसा मामला ना हो, जो हो तो एकदम निष्पक्ष तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने समय दिया। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी कपिल जी को सुना, कपिल जी ने अपनी बात को रखा है। वास्तविकता भी ये है कि उत्तराखंड की जो सरकार है उनके आगे टेक्निकल दिक्कत आई, मानते हैं हम, टेक्निकल दिक्कत उनके अपनी गलती के कारण आई है। अगर ये काउंसलिंग पहले नहीं कराते तो अभी इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो प्रायोरिटी दी जाती है या जो प्राथमिकता दी जाती है वो DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए अभ्यर्थियों को दी जाती है। पहला नंबर इन्हीं का आना है। और कोर्ट में भी 28 अप्रैल 2022 को मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ कि अंतरिम आदेश पारित हो गया था, और अभी भी हमको धरना स्थल पे बैठना पड़ा। ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार की ही मैं इसमें मंशा मानूंगा जो सही डिसीजन नहीं ले रही है, क्योंकि कोर्ट का आदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कोई बात नहीं है, सरकार के आगे अगर दिक्कत है तो हम लोग भी थोड़ा सब्र कर लेते हैं। लेकिन मेरी शिक्षा विभाग से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी,
और यहाँ के जो शिक्षा सचिव अभी वर्तमान है रविनाथ राजन जी, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि NIOS DLED के जो शिक्षक हैं उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। हम पूर्ण रूप से भर्ती में वैलिड हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कोर्स 2 साल का है, कहीं पे भी हमारी मार्कशीट पे 18 महीने नहीं लिखा हुआ, जिस तरीके से लोग हल्ला करते रहते हैं। हमें लोगों से नहीं लड़ना है, अपने हक़ के लिए हम कोर्ट में गए और आप लोगों से ही हम अपनी बात रखेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारा काउंसलिंग की डेट ना आ जाए, हम लोग यहाँ से धरनारत रहेंगे, हम उठेंगे नहीं। अगर सरकार ने या शिक्षा विभाग ने हमारे अधिकारों का हनन किया, हमारे साथ अन्याय किया, जबकि कोर्ट से हमें न्याय मिल चुका है, लेकिन ऐसे न्याय का भी क्या करना है जिसको धरातल पे उतारा ना जाए, तो वो भी तो एक अन्याय ही माना जाएगा हमारे साथ। तो अगर हमारी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी ना की जाए तो हमें और बड़ा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन करने के दौरान किसी शिक्षक या शिक्षिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की हानि होती है या क्षति पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदार उत्तराखंड की शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग जिम्मेदार रहेगा। अभी भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, NIOS DLED के प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़ता हूं कि अपनी गलती को बार बार ना दोहराएं जो हो गया। और हम सबसे पहले ये भी चाहेंगे कि हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके पास पद कम है, आपके पास अधिकार है, शक्ति है, आप पदों को भी बढ़ा सकते हैं 2287 में, और कोर्ट के आदेश का पालन करें। ये मेरी सबसे मेन बात है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना की जाए। आप लोगों ने 13 जून तक हमसे समय मांगा है, हम 13 जून तक यही नानूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय में धरनारत रहेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और आपके आदेश का हम पालन करेंगे और कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना की जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किया, उतनी ठंड में सड़कों पर सोए, भूख हड़ताल में रहे, 3-4 बार हमने अरेस्टिंग भी दी। देहरादून के सभी लगभग अधिकारी हम लोगों को जानते हैं, पुलिस विभाग भी जानती है, पुलिस मित्र ने भी हमारी बहुत मदद की, उन्होंने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। देहरादून की पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं कि यहाँ के प्रत्येक अधिकारी के अंदर बहुत ही अच्छा व्यवहार है, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। CO शेखर सुयाल जी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान जी हैं, अन्य पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं। हर आदमी के तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, पॉसिबल भी नहीं है, पर कुल मिला के देहरादून पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत सम्मान भी दिया है उन लोगों ने, ऐसा नहीं है। पर अब कोर्ट और शिक्षा विभाग, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको तो इस प्रकार के शिक्षक मिल रहे हैं जिनको कई सालों को उससे पढ़ाने का भी अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस टीचर आपको मिल रहे हैं, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा कोर्स पूर्ण रूप से वैलिड है, प्रत्येक तथ्य पर कोर्ट में बात हो चुकी है। अब ये बहस का मुद्दा बार बार ना बनाया जाए कि ये कितने साल का है, ये मान्य है या नहीं। जब पूर्ण रूप से सारे तथ्य कोर्ट में रखे गए होंगे तभी तो डबल बेंच से केस अंतरिम आदेश जारी किया होगा कोर्ट ने। तो ये तो शिक्षा सचिवों को भी समझना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। अभी आपने पीछे एक मुद्दा देखा होगा, एक पूजा सिंघल जी थी, एक IAS अधिकारी, वो कहीं घूस लेते हुए पकड़ी गई। मैं पीछे अभी वीडियो देख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप बताइए उनका लास्ट केस कहाँ गया होगा? कोर्ट में ही गया होगा ना। तो उनका भी फाइनल डिसीजन वहीं आना है कि वो गलत थी या नहीं। तो कोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना करे। शिक्षा विभाग से भी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और हम तब तक आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी NIOS DLED शिक्षक आजकल स्कूलों में काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब करने वाले टीचर हैं, 4-4, 5-5 हज़ार की नौकरी करते हैं, और प्रेशर भी में भी रहते हैं टीचर लोग। मैंने तो खुद 7 साल से पढ़ाया हूँ टीचर, मुझे पता है कि कैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब जैसे ही विद्यालय बंद होते हैं, गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाले हैं, सभी लोग नानूरखेड़ा पहुंच जाएं। जितने भी NIOS DLED के शिक्षक मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि प्रत्येक शिक्षकों के पास ये वीडियो पहुंचे। और नानूरखेड़ा के अंदर कम से कम 200, 300, 400 आदमी जो है यहाँ पर होने चाहिए,
और तभी हम आगे आंदोलन को भी बढ़ाएंगे और हम कंटिन्यू हैं, यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। अभी हम नानूर खेड़ा में ही हैं और यहीं आपको मिलेंगे, जब मर्जी तब आ जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देहरादून आ जाएं। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।